हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के पहले टेस्ट के बारे में, और इसके अलावा जो भी क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं पूरे वर्ल्ड से उनके हवाले से बात करेंगे। सो चलते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। और पहली अपडेट ये है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 सेकंड टेस्ट का लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने कल डे ख़त्म होते हुए 119 पे 3 45 ओवर में 2.64 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। लास्ट सेशन में सिराज एंड शामी हेल्प्स इंडिया टू बैक ऑन गेम। सिराज ने 2 विकेटें बैक टू बैक ली, जिसमें सिबली और हसीब हमीद, और सिराज ने रोरी बंस को आउट किया। मैं इस पे अपडेट देने से पहले मैं कुछ टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करना चाहूँगा। एक्चुअली आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है प्लेयर्स को, चाहे वो इंडिया से हो चाहे हमारे दूसरे पड़ोसी देश जहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा देखी जाती हो। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के अंदर जो पेशेंस लेवल है वो इतना कम क्यों हो गया है। या तो ये T20 T10 और ये सब लीग्स की वजह से सभी को लगता है कि हर बॉल पे विकेट मिलनी चाहिए या हर बॉल पे चौके छक्के लगने चाहिए। एक्चुअली इस टेस्ट क्रिकेट का नाम ही टेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपकी मेंटली फिज़िकली आपके एग्रेशन, आपकी डिफेंस, आपकी सोच और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक गेम खेला जाता है। इसीलिए अगर टेस्ट मैच को भी T20 या वनडे की तरह खेला जाता तो शायद इनमें स्पेशलिस्ट प्लेयर ना होते। आप किसी भी प्लेयर को उठा के आप डाल देते, वो 2020 की तरह खेलता और आपकी टीम कहीं पे भी मझधार में छोड़ के चले जाते। इसीलिए इस गेम का नाम टेस्ट क्रिकेट और ये रेड बॉल से खेली जाती है। और कंडीशंस इस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कंडीशंस कैसी है, पिच कैसी है, आपके जो बॉलर्स हैं वो किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, आपके बैट्समैन के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है वो बॉल को लीव कर सके। इन सब को मिला के हम इस गेम को टेस्ट गेम कहा जाता है। 5 दिन का ये गेम होता है, ये सेशन बाय सेशन चलता है। और अगर आप सोचते हैं कि इसमें भी वही मार धाड़ और बस 2020 की तरह या T10 की तरह या आजकल 100 चल रही है उसकी तरह अगर एक गेम चलेगा या 50 ओवर्स, तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए क्रिकेट बनी ही नहीं है। अब आप बात करेंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ तो जब जो रूट ने टॉस जीत के इंडिया को पहले बैटिंग दी, सबने बोला कि जो रूट ने ब्लंडर कर दिया। मैंने भी बोला ब्लंडर किया, जी हाँ ब्लंडर किया। जो रूट ने कंडीशंस को ना देखते हुए उन्होंने इसलिए पहले बैटिंग इंडिया को दी बिकॉज जो रूट को पता था कि कहीं ना कहीं हमारी जो बैटिंग है, क्योंकि फर्स्ट मैच में जो उन्होंने 183 से 186 के आसपास जो रन बनाए वो काफ़ी नहीं थे। इसीलिए जो रूट भी चाहते थे कि अगर हम पहले बॉलिंग करके इंडिया को अगर कंडीशन का फ़ायदा भी अगर मिल जाए तो हम जल्दी आउट करें, तो शायद हमें सेकंड इनिंग में पिच बेहतर खेलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बाकी दिन वेदर बहुत अच्छा था। कल का वेदर बिल्कुल आपने कोई रेन नहीं थी, कुछ नहीं है। आज के दिन भी कोई रेन प्रेडिक्ट नहीं है। कल हाँ संडे को 40 से 50% रेन प्रेडिक्शन की गई है, वो भी देखी जाएगी। अभी बात मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि सब कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की या इंडिया ने, देखिए जिस कंडीशन में इंडिया ने पहले बैटिंग की वहाँ पे KL राहुल, रोहित शर्मा की बैटिंग, फिर उसके बाद पुजारा का ना चलना, उसके बाद कोहली के 40 ऑड रन, उसके बाद रहाणे का जल्दी आउट होना। जब आप एक दिन में 271-72 रन बना के 3 विकेट आउट होते तो पहला दिन आपके नाम होता है। सेकंड डे पे जब सेशन स्टार्ट होता है तो आपको पहले दिन की तरह ही आपको स्टार्ट करना होता है। अनफॉर्चुनेट रहे, दोनों के दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जडेजा और पंत ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया और अच्छी रन बनाने शुरू किए। उसके बाद पंत आउट हुए, देन फिर जडेजा ने एक अच्छी पारी खेली और पिछले मैच की तरह टेल नहीं चल पाई। हर बार ऐसा नहीं होता कि टेल चल पाती है, बट मुझे लगता है कि इंडिया को 400 के आसपास रन करने चाहिए थे। कुछ रन शॉर्ट रह गए हैं, लेकिन अब जितने भी रन आपके पास है इनफ रन थे। उसके जवाब में इंडिया की जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो सेकंड सेशन के लास्ट में कोई विकेट नहीं गिरती। जब थर्ड सेशन स्टार्ट होता है मोहम्मद सिराज आते हैं और आते ही 2 विकेट लेते हैं, सेट ओपनर को आउट करते हैं, फिर न्यू कमर को एकदम से आउट करते हैं सीधी बॉल पे। वो मुझे लगता है हसीब हमीद से एक गलती होगी, वो शायद सोच रहे थे बॉल थोड़ा सा, जब उनका बैट था बिल्कुल पैड के क्लोज था, उनको लगा शायद बॉल थोड़ा अंदर आएगी, वो बॉल सीधी चली गई और उनका बैट पूरा नीचे आ ही नहीं पाया और वो बोल्ड हो गए। उसके बाद शमी ने रोरी बंस को LBW आउट किया। अगर आप अगर कैलकुलेटिव देखें, सोचें कि जब गेम ख़त्म हुआ तो अभी इंग्लैंड 119 पे 3 है। आप खुद सोच के देखिए, एक टीम 119 पे 3 है, अभी भी
250 रन के आसपास इंडिया के पास है, उनके बैंक में है। अभी वो खुल के फील्डिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है इंग्लैंड की 1-2 विकेट अगर आज जल्दी इंडियन बॉलर्स लेने में कामयाब हो गए तो इंग्लैंड बैकफुट पे होगा। और अगर इस मैच, इस ग्राउंड पे की मैं बात करूँ कि अगर 100 रन की लीड भी इंडिया को मिलती है और उसके ऊपर 150 रन जोड़ते हैं, तो ये याद रखना चौथी इनिंग इंग्लैंड की आनी है और इंग्लैंड यहाँ पे बैटिंग करना इतना ईजी नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप क्रिकेट टेस्ट मैच का इतिहास उठा के देख लिए, कितनी बार ऐसा होगा कि 4th इनिंग में जो टीमें होती है, चाहे कितनी बड़ी टीम हो, जिन्होंने 250 प्लस रन चेज़ किए होंगे, बहुत कम बार। क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट है, चारों पाँचों दिन पिच यूज़ होती है, पिच में चेंजेस भी आते हैं, स्लो भी होती है और फिर वेदर कंडीशंस भी होती हैं। जब आप पुरानी पिच हो जाए, बॉल नहीं हो, तो सी में ऐसी कंडीशंस हो तो फिर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अभी जो जहाँ पे मैच खड़ा है, मुझे लगता है ये मैच 50-50 है। 50-50 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कल के जहाँ कल तक मैच हुआ है, मुझे लगता है कि इंडिया के पास अभी भी बेटर चांस है। अगर मैं इंडिया को 60 और इंग्लैंड को 40 दूँ तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। बट मैं नहीं चाहता किसी टीम को भी एक एडवांटेज देना, बिकॉज अभी मैच, क्योंकि जो रूट मेन कड़ी है, अगर आज इंडिया अर्ली विकेट्स लेने में कामयाब रहता है, या अगर जो रूट की विकेट ना मिले, अगर जॉनी बेस्ट और बटलर को अगर जल्दी आउट कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो रूट भी बैकफुट पे आएंगे। बिकॉज ये जो टीम गेम है और ये सिंगल हैंडेड प्लेयर का गेम नहीं है। मुझे सबको पता है जो रूट बहुत अच्छे प्लेयर है और वो अगर अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरे एंड से विकेट गिरती है तो बैट्समैन पे प्रेशर आता ही आता है। मुझे लगता है जो रूट के लिए भी इंडिया को ना एक ट्रैप सेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सबको पता है वो पॉइंट और थर्ड मैन और इस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, वो टक करके सिंगल लेते हैं। तो जो कोहली को मुझे लगता है कि स्लिप के साथ गली और उसके बाद शॉर्ट कवर रखना चाहिए, जिससे उनको ड्राइव के लिए इनवाइट करें और उनको कोशिश कराए कट खेलने के लिए। जब आप कट खेलते हैं और बाहर आउट स्विंग होती है तो कहीं ना कहीं एज लगने के चांस होते हैं। यही काम आप जॉनी बेस्टो को कर सकते हैं। जॉनी बेस्टो को अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द आउट हो, अगर आपको 2 से 4 चौके मार के 1 विकेट आपको एक प्लेयर की मिल रही है, तो ना ही बॉलर्स और ना ही विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम होगी। आप उन्हें भी ड्राइव कराएं, आउट स्विंग बॉल ज़्यादा ट्राई करें और एज लेके स्लिप, और यहाँ पे बॉल ज़्यादा कैरी नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो कीपर और स्लिप के जो फील्डर, उनको 1 से 1.5 कदम आगे आना चाहिए, जिससे कि बॉल, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि कैरी नहीं हुआ, तो कैरी हो, उनके हाथों में बॉल जाए, जिससे कि जब थोड़ा आगे फील्ड आती है तो बैट्समैन को भी सिंगल रन लेने में डर लगता है और उन्हें लगता है कितने सॉफ्ट हैंड से खेली, बॉल वहाँ तक कैरी कर जाता है। तो ये तो हो गई जो रूट की बात। अगर आप लेकिन अगर आप जैसा ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ को ट्रैप किया था लेफ्ट साइड में, अगर आप वो करने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि जो रूट वहाँ फंसेंगे नहीं। जो रूट का जहाँ स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिस बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, वहाँ पे उनकी वीकनेस भी होती है, बिकॉज वो अपना बैट रोकते नहीं है। सो मुझे लगता है विराट कोहली को प्लान के साथ आना पड़ेगा और उनको चौथी 5वीं स्टंप के आसपास बॉल करनी होगी और या कट खेलने के लिए मजबूर करना होगा और वहाँ पे फील्डर्स लगाने होंगे। लेग साइड पे चाहे फील्डर आप कम लगा दें पीछे, फाइन लेग से फील्डर निकाल के यहाँ लेके आए, वहाँ पे बॉल उनको दे ही ना, जिससे उनको बॉल मजबूरन उनको इधर खेलने की कोशिश करनी पड़े, बैट्समैन को अनकंफर्टेबल कराना पड़े। और जॉनी बेस्टो के लिए तो ये है कि वो शॉट्स खेलते रहते हैं, तो उनको ट्रैप करने का अच्छा मौका होगा। शॉर्ट कवर लगा सकते हैं आप, और गली में भी वो इस साइड में खेलने की कोशिश करते तो शायद एज लग के चला जाए। सो इंडियन बॉलर्स को प्लान के साथ आना होगा, और प्लान के साथ अगर आप नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको पूरा दिन जूझना पड़ेगा, बिकॉज ये बैटिंग पिच है और अभी बॉल भी नया नहीं है इतना। आई थिंक 45 ओवर्स का बॉल पुराना हो गया है, तो इतना पुराना नया भी नहीं है कि जो, बट आपको अच्छी लाइन पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद मुझे लगता है सिराज और शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा से जो कल ओपनिंग स्पेल कराया है, मुझे लगता है वह सिराज से कराना चाहिए था, जिससे इंग्लैंड को और बैकफुट पे मौका मिल सकता था। इसके अलावा एक और मैच हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। 251 पे 8 है वेस्ट इंडीज़। एंड ऑफ द सेकंड डे लीड हो गई उनकी 34 रन की, जिसमें कैप्टन ब्राथवेट 97 अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए। मुझे नहीं लगता था शायद वो रन होता, बिकॉज वो डायरेक्ट थ्रो आके लगी। अगर डायरेक्ट थ्रो लग रही है, अगर वो कीपर के हाथ में भी जाती है, तो मुझे लगता है कि वो 2 रन लेने जाना नहीं चाहिए था। अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे वो, और अगर वो 100 करते तो शायद मजीद अभी बहुत अच्छी और पोजीशन में होता वेस्ट इंडीज़। होल्डर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली पहली स्टार्टिंग में, जब शाहिन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें लिए, एक बैक टू बैक। उसके बाद वो जो LBW में एम्पायर ने आउट दिया, वो पिचिंग आउटसाइड थी, वहाँ पे वो सर्वाइव किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और सबसे ज़्यादा रन जो उन्होंने
याशिर शाह को तो इन्होंने बिल्कुल ही अपना बनी बना लिया, और मतलब ऐसे उनको मार रहे थे वो जैसे कोई ऑर्डिनरी क्लब क्रिकेटर के साथ पिटाई कर रहे हो। इसके अलावा मैं एक इनके कीपर है जोशुआ डिसिल्वा, मैं इनकी बात करना चाहूँगा। मतलब यंग है और बहुत ज़्यादा पीछे रन नहीं है, बट जिस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे वो लगता है कि हाँ कोई प्लेयर खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। इतनी विकेट गिरने के बाद अगर आप इतना पॉजिटिव खेलते हैं, फ्रंट फुट आगे आ रहा है, बैक फुट पे जा रहे हैं, सिंगल के लिए जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं बॉल को, और उसके बाद आप टेल एंडर के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे किमार रोच के साथ या अभी जो 9th प्लेयर है उनके साथ, वेरेकन के साथ कर रहे हैं, तो आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टेल के साथ बैटिंग करना ये भी एक आर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैट्समैन हैं तो आप टेल एंडर के साथ बैटिंग कर सकते हैं। पहले 3-4 बॉल खाली निकालते हैं, 5वीं बॉल पर रन लेते हैं, फिर एक बॉल के लिए आप अपने टेल एंडर बॉलर को भेजते हैं, फिर वो रोटेट होता है। तो ये भी एक आर्ट होती है, ये भी हर एक ये भी टाइम के साथ आती है। और आपने देखा होगा ब्रेक में मैंने मैच देख रहा था कि वो जो बैटिंग कोच है उनको कैसे बैटिंग करा रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट ज़रूर ली, पर मुझे नहीं लगता कि वो उस लय में है। वो बिट्स एंड पीसीज में उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। एक स्पेल बहुत अच्छा करते हैं, एक स्पेल में वो इतनी आउट ऑफ साइड बॉल करते हैं कि बैट्समैन को इतने अच्छे रन देते हैं। मुझे जो सबसे अच्छे बॉलर लगे वो अब्बास लगे। उन्होंने कल जो पहले दिन में लास्ट सेशन में मैच खत्म होने 2 विकेटें ली, फिर कल 1 विकेट ली, 3 ली, और हसन अली मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा बॉलर लगा नहीं जो थ्रेटनिंग हो। अगर यहाँ से 34 रन से अगर वेस्ट इंडीज़ 30 से 35 रन और जोड़ती है तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ग्रीन पिच है, ग्रास है और कंडीशंस है, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैट्समैनों के लिए। सो देखते हैं आज जब मैच स्टार्ट होगा तो बाबर आजम किस प्लान के साथ उतरते, बॉलर किस प्लान के साथ उतरते और बैट्समैन किस प्लान से आएंगे। मुझे लगता है जोशुआ डिसिल्वा को प्लान दिया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करें। सो इस पर भी बात करेंगे जब मैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन है उन्मुक्त चंद। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। जी हाँ, वो 28 ईयर्स के हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन टीम के विनर कैप्टन हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट ली है और वो प्लान कर रहे हैं यूएस से खेलने के लिए। और एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि मैं 28 साल का हूँ, अभी भी मेरे पास 10 साल पूरे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। इससे पहले भी रूमर्स बहुत आए थे, अफवाहें उड़ रही थी कि उन्मुक्त चंद ने रिटायरमेंट ले लिया है और वो यूएस में हैं और वहाँ की टीम से खेलना चाहते हैं। और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और आप रिप्रेजेंट करें यूएस को और अपना नाम कमाएं। इसके अलावा डीआरएस पे बात करना चाहूँगा। हमारे वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण साहब, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही है और सोचने वाली बात कही है। बिकॉज जो डीआरएस है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कभी भी मुँह उठा के ले सकते हैं। ये आपको तब लिया जाएगा जब आपको लगता है कि अंपायर से कोई चूक हो गई हो और आपको पूरा शॉट होता है कि हाँ ये डिसीजन आउट है, तब आप रिव्यू यूज़ करते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक इमोशनल होकर रिव्यू यूज़ करेंगे तो आई थिंक वो गलत होगा। सो यहाँ वीवीएस लक्ष्मण साहब ने ये कहा है कि पुअर रिव्यू कॉस्ट यू अ मैच। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जब मैच था, जब टिम पेन ने जैक लीच की जब एक ही रिव्यू रह गया तो जैक लीच के खिलाफ ले लिया था और वो नॉट आउट थे, और जब नेक्स्ट ओवर में जब बेन स्टोक्स आउट थे तो वो उनके पास रिव्यू नहीं था। अगर वहाँ वो रिव्यू होता और वो पेन लेते तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं। सो इतना फ़र्क पड़ता है आपके रिव्यू लेने से। और कल जो विराट कोहली ने रिव्यूज़ लिए हैं वो रिव्यूज़ नहीं, वो ब्लंडर कहूँगा, एक बचपना कहूँगा कि बस बॉलर ने अपील किया और आपने डेली। कल एक इंसिडेंट भी हुआ जब आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत ने विराट कोहली को हाथ को रोकना चाहा, बट वहाँ पे कोहली नाराज़ हुए और ऋषभ पंत को कुछ बातें भी बोली, पर ऋषभ पंत ने वहाँ बिल्कुल ठीक किया। वो अपने कैप्टन को रोकना चाहते थे कि अब रिव्यू मत दीजिए, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो सिराज की जो बॉल है वो जो टिप्पा खा के जो अंदर आती है बबल सीम से जो करते हैं, वो इतनी बाहर जा रही थी कि वो सारी बॉलें लेग स्टंप को मिस कर रही थी। कुछ हाइट से कर रही थी, कुछ लेंथ से कर रही थी, कुछ स्विंग से कर रही थी। ताकि अगर और फिर आप रिव्यू लेते हुए जो इम्पैक्ट होता है वो अंपायर को होता है। अगर अंपायर आउट देता है तो एक अलग बात थी, वो अंपायर को होता है। लेकिन आप अंपायर ने नॉट आउट दिया है और उसके बाद अगर आप वो बाहर जाती बॉल इम्पैक्ट जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर होगा तो वो वैसे भी नॉट आउट ही होता। सो यहाँ पे कोहली को डीआरएस को बहुत ही दिमाग से यूज़ करना होगा। आपको स्टैट बताता हूँ डीआरएस का। मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में 10 रिव्यू लिए गए अभी तक, जिसमें से एक सक्सेसफुल हुआ है।
कैन यू इमेजिन 10 में से 1 सक्सेसफुल हुआ है और जिसमें से 7 वो जो लॉस्ट हुए हैं और 2 अंपायर्स कॉल हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना रेशो है। और विराट कोहली को आई नो सिराज बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लंबे स्पेल करते हैं और उन्हीं की वजह से इंडिया ने वापसी की है मैच में। बट कहीं ना कहीं आपको DRS के मामले में बहुत सोच समझ के लेना होगा। हमारे एक और फॉरवर्ड क्रिकेटर हैं ओपनर वसीम जाफर, आप सबने सुना होगा, ट्विटर पे इतना मस्ती करते हैं, इतनी खासकर माइकल वॉन के तो बहुत बड़े वाले फ़ैन लगते हैं और वो इनकी इतनी मिमिक्री करते हैं, इतना मज़े लेते हैं उनके ट्वीट्स पे। उन्होंने एक मजाकिया उसमें एक ट्वीट किया है, उन्होंने DRS का एक और नया नाम दे दिया। कोई कहता है धोनी रिव्यू सिस्टम है, तो उन्होंने एक और दे दिया है, उन्होंने दिया डोंट रिव्यू सिराज। तो उन्होंने कहा है कि जब भी सिराज की बॉलिंग पे अगर ऐसे कोई अपील होती है तो प्लीज़ डोंट रिव्यू सिराज, क्योंकि आपकी बॉलिंग पे आपका जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत ही बेकार है। सो जहां आपको 99% श्योर लगता है कि हाँ ये आउट हो सकता है, तभी आप जाएं और कीपर की सलाह के बिना आप रिव्यू ना लें। इसके अलावा माइकल वॉन इंग्लैंड के, क्या कहूँ इनके बारे में, ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कुछ ना कुछ लाइमलाइट में आने के लिए, या किसी ने बताया था एक बार कमेंट्री में, मैं सुन रहा था कि ये जो है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं और लोगों को तंग करते हैं, लोगों को छेड़ने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि वो उनके मन में या ऐसा दिल में कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आदत है मस्ती करने की। तो उन्होंने एक और बात कही है, वो कही है, माइकल वॉन ने कहा है कि इंग्लैंड ने जो अपनी टीम चुनी है, जो प्लेइंग 11 वो बहुत सही चुनी है, बट इंडिया ने नहीं चुनी है। मुझे कहीं ना कहीं उनकी इस बात से मैं उन सेकंड करूँगा और मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे अश्विन की कमी महसूस होती है। मैं अश्विन का एक और टॉपिक पे बात भी करूँगा और मुझे थोड़ा सा यहाँ इसलिए लगता है कि, और कहीं ना कहीं इंडिया भी मिस कर रहा है अश्विन को। वो इसलिए कर रहा है कि आपने 4 बॉलर खिलाए और आपका चौथा बॉलर था ईशांत शर्मा, और ईशांत शर्मा की जो बॉलिंग है अभी वो इंजर्ड से वापसी आ रहे हैं। मुझे लगता है आप इंजर्ड प्लेयर को एकदम से आप वापसी कराएं। अगर आपको खिलाना ही था तो अब मुझे लगता है आप उमेश यादव को भी मौका दे सकते थे, बट आपने नहीं दिया। अगर आपको फास्ट, मुझे लगता है वैसे मौका अश्विन को मिलना चाहिए। जिस हिसाब से पिच है और जो कंडीशंस है, आई थिंक अश्विन ज़्यादा ही लीथल बॉलर होते हैं। और जो उनके पास वैरायटी, आप मोइन अली को देखो, रन नहीं दे रहे हैं, बॉल भी अब हमने टर्न शुरू देखा कि टर्न होनी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है कि चौथी इनिंग में अश्विन बहुत ही ज़्यादा लीथल होते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया आप अश्विन को मिस करेगा। ईशांत शर्मा में वो लय में नहीं नज़र आ रहे हैं, वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। और फॉर्म में नज़र आना इसलिए भी मुश्किल होता है, जब कोई प्लेयर इंजरी से वापस आता है तो बहुत ही मुश्किल होता है किसी प्लेयर के लिए वापसी करना। बट एक्सपीरियंसड हैं, 100+ मैचेस खेले हुए हैं, 300 से ज़्यादा विकेटें हैं। अब उनको अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इंडिया को दोबारा ड्राइविंग सीट में लाना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा अगर नहीं चलते हैं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच से विराट कोहली को अश्विन की तरफ 100% देखना होगा और वो मुझे लगता है मिस भी कर रहे होंगे। इसके अलावा IPL से जुड़ी एक खबर है कि मैंने आपको बताया था चेन्नई की टीम ने चेन्नई में आइसोलेट कर रहे थे। इसके अब मुंबई और चेन्नई की टीम दुबई पहुंच गए हैं और अपने अपने उसमें आइसोलेशन वगैरह में है और उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सो कैंप्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज अगले महीने से आपको सबको पता है कि IPL शुरू होने वाला है सितंबर से। जैसे इंग्लैंड की सीरीज़ खत्म होगी, सब प्लेयर चार्टर्ड प्लेन बबल्स टू बबल ट्रैवल करेंगे। और आपको पता ही है इंग्लैंड में गांगुली और जे शाह और काफ़ी BCCI के ऑफिशियल्स वहाँ पे बैठे हैं और मैनेजमेंट के लोग हैं वहाँ में, कहीं ना कुछ अरेंजमेंट्स में गए होंगे। सो गाइज़, ये थी मैं आज की कल के जो मैच हुए उनके ऊपर आज की अपडेट। और मुझे लगता है थोड़ी देर में अभी मैच शुरू हो जाएगा और 1 घंटे में इंडिया इंग्लैंड डे 3 स्टार्ट होने वाला है। जैसा कल KL राहुल और रहाणे आउट हुए थे, मुझे लगता है अगर ऐसी ही पॉइंट पे अगर बॉलिंग की जाएगी तो रूट को भी आउट और या बेस्टो को आउट करना मुश्किल नहीं होगा। बट बात वही है, आप किस बॉलर से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ईशांत शर्मा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मोहम्मद सिराज और शमी से स्टार्ट करना चाहिए। अगर शमी से नहीं करते तो बुमराह से करना चाहिए और अच्छी लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी, प्लान के साथ करनी पड़ेगी, अटैकिंग फील्ड लगानी पड़ेगी और रन ज़्यादा लीक नहीं करने होंगे। और रूट के जहाँ भी रनिंग स्कोरिंग एरियाज है उनको ब्लॉक कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है और आपके पास एक ही DRS है और DRS को वेस्ट ना कीजिए। और जो टेस्ट क्रिकेट के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की, मैं उस पर मज़ीद आगे बात करूँगा कि टेस्ट मैच में कैसे चीज़ें खेली जाती, कैसे होती हैं।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसे लग रही है। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो तक, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू।